हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साधना क्लासेस। मैं आज कक्षा 10 के फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी दिया था हमने, और उसके बाद प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और नियम बताया था। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा फिर से बता देते हैं। जब हम कोई प्रकाश किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार तल से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा, फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम, जिसमें हमने बताया था कि प्रकाश की जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो यहाँ तक हमने बताया था। अब नेक्स्ट आता है कि प्रकाश के परावर्तन से होता क्या है। प्रकाश के परावर्तन से प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब जानने से पहले हमको वस्तु क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वस्तु है क्या प्रकाश की। वैसे तो अलग अलग संदर्भ में प्रकाश वस्तु जो है वो उसकी परिभाषा अलग अलग होगी। जैसे केमिस्ट्री में पदार्थ या वस्तु क्या है वो अलग चीज़ हो जाएगी। यहाँ प्रकाश के संबंध में बात करेंगे तो प्रकाश के संबंध में वस्तु क्या है। तो जैसा कि हमने बताया था कि प्रकाश वस्तु से निकलती है, तो यहाँ ऐसे ही कहेंगे प्रकाश जिस प्रकाश स्रोत से निकलती है, प्रकाश जिससे निकलती है। जैसे हमारा कोई बिंदु है, अगर इससे प्रकाश निकल रहा है तो उसी को क्या कहेंगे, हम वस्तु कहेंगे। अब किरण निकल रही है तो किरण निकलती है तो इसको हमने बताया था ये कौन सी किरण होती है। जब किसी बिंदु से प्रकाश किरणें निकलती हैं तो उसको हमने बताया था अपसारी किरण। तो ये अपसारी किरण जहाँ मिल रही हैं या उसकी कटान बिंदु को हम क्या कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं। तो दो तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश किरणें जिस प्रकाश स्रोत से चलती हैं उसे हम वस्तु कहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि अपसारी किरणों के कटान बिंदु को हम या अपसारी किरणों के कटान बिंदु को हम वस्तु कहते हैं, या आपतित किरणों के कटान बिंदु को। क्योंकि आपतित जो किरणें जहाँ आती हैं, जैसे मान लें यहाँ से चली, ये हमारा कोई तल हो गया, ये किरणें यहाँ से चली, इस पर आपतित हो रही हैं, तो ये किरण हमारी क्या हो गई, आपतित हो गई। तो इनके कटान बिंदु को क्या कहेंगे, हम वस्तु कहेंगे। अब ये किरणें इनसे टकराएंगी, टकराने के बाद वापस आएंगी, वापस आएंगी किसी दूसरे बिंदु पर मिलेंगी, जहाँ मिलेंगे उसी को क्या कहेंगे, हम प्रतिबिंब कहेंगे। इस बिंदु ए, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये हमारा हो गया वस्तु, ये हो गया प्रतिबिंब। तो वस्तु किसे कहेंगे, आपतित किरणों के कटान बिंदु को हम वस्तु कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं प्रकाश किरणें जिस स्रोत से चलती हैं उसे हम वस्तु कहते हैं। उसके बाद ये आपतित किरण टकराने के बाद जिस दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो वस्तु की बात होगी, साथ ही साथ हमने प्रतिबिंब के बारे में भी बता दिया। प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि प्रकाश स्रोत से चलकर जब प्रकाश किरणें किसी तल से टकराकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम उस बिंदु को, दूसरे बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो तरीके का होता है। प्रतिबिंब जो होता है दो तरीके का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम रियल इमेज कहते हैं, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, या इसको हम काल्पनिक भी कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी हमने प्रतिबिंब में बताते समय ये बताया कि या तो किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब किरणें ये टकरा कर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तब उस बिंदु पे जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और अगर वही उसी बिंदु पर प्रकाश किरण मिलती हुई प्रतीत होती हैं या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पे क्या होगा, हमको केवल प्रतिबिंब, वहाँ तक किरणें पहुँचेंगी नहीं, लेकिन लगेगा कि वो किरणें वहीं से आ रही हैं। आगे चल के हमको प्रतिबिंब दर्पण से बनाना रहेगा, तो दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे बिंदु से आती हुई प्रतीत होगा, हम आपको दिखाएंगे कैसे आभासी प्रतिबिंब बनता है। किरणें वास्तव में वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे लेकिन लगेगा कि किरणें वहीं से आ रही हैं, तो उस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक। हम उसको काल्पनिक कैसे कल्पना ही करते हैं। दूसरा, इन दोनों में अंतर क्या है। पहला नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है सदैव उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सदैव सीधा बनता है। एक चीज और, यहाँ उल्टे होने का तात्पर्य क्या है, उल्टा प्रतिबिंब सदैव हम ऊपर और नीचे से देखेंगे, दाएं और बाएं से तुलना नहीं करेंगे।
उल्टा से मतलब होगा कि जैसे जो चीज़ ऊपर होगी वो चीज़ नीचे दिखाई देगी, और जो चीज़ नीचे होगी वो चीज़ ऊपर दिखाई देगी। कभी भी ऐसा नहीं कि लेफ्ट का राइट या राइट का लेफ्ट। देखो दर्पण में हमेशा चाहे जैसा दर्पण होगा आपको हमेशा लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देगा। लेकिन यहाँ जो उल्टा का तात्पर्य है, उल्टा का मतलब ये है कि ऊपर की चीज़ नीचे दिखाई देगी, नीचे की चीज़ ऊपर दिखाई देगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों होता, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहते हैं हमेशा सीधा बनता है, कहा जाता है समतल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन उसमें दायां का बायां बायां का दायां दिखाई देता है। क्यों? तो वहाँ सीधा का मतलब ये हमारा चेहरा ऊपर है तो हमारा चेहरा ऊपर ही दिखाई दे रहा है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा। जबकि गोलीय दर्पण अगर अवतल या उत्तल होता है तो उसमें अगर उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो हमारा चेहरा अगर ऊपर है तो नीचे दिखाई देगा। तो इस तरीके वहाँ उल्टा है। जैसे एम्बुलेंस हमेशा देखते हैं, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, इधर लिखा होता है इधर से। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मिरर में देखते हैं तो ये हमको ये इधर लिखा होता है, ये पूरा सीधा दिखाई देता है। तो मिरर में हमेशा आपका जो चीज़ें हैं वो लेफ्ट टू राइट उल्टी दिखाई देंगे, राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में दिखाई देगा। ऐसा जरूर होता है मिरर में। लेकिन यहाँ उल्टा का मतलब होगा कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ऐसी चीज़ होगी। तो यहाँ जो हमने उल्टा होने का मतलब बताया कि उल्टा हमारा यहाँ ऊपर और नीचे से, यानी ऊपर की वस्तु नीचे दिखाई देगी और नीचे की वस्तु ऊपर दिखाई देगी। किसमें? जब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब। आभासी प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है। दूसरी चीज, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं या पर्दे पर देखा जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते। इसका केवल फोटो खींचा जा सकता है, फोटो लिया जा सकता है। फोटो खिंचवाने जाते हैं वो कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वस्तु क्या है? वस्तु आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमारा प्रकाश जिस स्रोत से निकलता है उसी को हम वस्तु कहते हैं। ये आपतित प्रकाश किरणें तल से टकराने के बाद जिस दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती हैं या मिलती हुई प्रतिबिंब होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो तरीके का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं, इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश स्रोत टकराने के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकता, इसका केवल फोटो लिया जा सकता। अब बात आती है कि प्रतिबिंब हमारा बनेगा कैसे, किस चीज से बनेगा? तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण में। इससे दर्पण, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मिरर। तो प्रतिबिंब हमारा किससे बनता है? दर्पण से। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? दर्पण और कांच दोनों में फर्क है। कांच क्या होता है? कांच सिंपल होता है, ठीक। देखिए इसी कांच के हम एक साइड में हम लाल ऑक्साइड अथवा पानी की कलई कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? दर्पण। यानी कि दर्पण में एक तरफ पालिश होती है तो उसको हम दर्पण कहते हैं, शीशा कहते हैं। लेकिन कांच क्या होता है? कांच के हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन दर्पण के आर पार हम नहीं देख सकते हैं। कांच पारदर्शी होता है, दर्पण पारदर्शी नहीं होता, अपारदर्शी होता है। तो कोई कांच हो उस पर एक साइड में क्या कर दें, लाल ऑक्साइड से पेंट कर दें या पारे की कलई कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? दर्पण। तो सिंपल है, दर्पण कहेंगे। दर्पण एक ऐसा कांच होता है जिसके एक तरफ पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का। अब बात आती है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण वैसे तो कहेंगे सिंपल दो प्रकार के होते हैं, या तो कहें तीन प्रकार के होते हैं, या तो कहा जाएगा कि दो प्रकार के होते हैं या तो तीन। अगर हम दो प्रकार के नाम लेते हैं कि दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है तो वहाँ दर्पण दो प्रकार से होने का मतलब एक होगा हमारा एक समतल दर्पण और दूसरा होगा गोलीय दर्पण। अगर दर्पण कहेंगे कि दो प्रकार का होता है तो उसमें आएगा एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है? जानते हो जिसका तल क्या हो? समतल, जो एकदम सीधा हो उसको क्या कहेंगे हम? समतल मिरर। दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसे बनता है? जैसे हमने मान लिया कि एक कांच का गोला ले लिया, कांच का हमने गोला लिया, इसको हम यहाँ से हमने काट लिया, काटने के बाद ये पार्ट हमको ऐसे मिल गया। अब इसके किसी तरफ, चाहे इधर हम क्या कर दें? पारे की कलई कर दें। मान लिया हमने इधर कर दिया,
तो ये हमारा बन गया गोलीय दर्पण। यानी कि कह सकते हैं हम कि गोलीय दर्पण किसी खोखले कांच के गोले का काटा गया हुआ भाग है जिसके एक तरफ पारे की कलई या लेड ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है या कलई किया गया होता है। तो गोलीय दर्पण कांच का वह एक खोखले गोले का वह भाग है जिसके एक तरफ पारे की कलई किया होता है। अब ये कलई हम एक तरफ किसी एक तरफ चाहे इधर कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं। तो इधर और इधर करने के आधार पर गोलीय दर्पण भी हमारा दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अब ये बात है जो हमने कहा था कि अगर तीन प्रकार का कहेंगे तो क्या कहेंगे, तीन प्रकार का कहेंगे तो पहला हमारा दर्पण समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण और तीसरा उत्तल दर्पण। तो अगर दो प्रकार के कहेंगे तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। या तो कहेंगे तो कि दर्पण तीन प्रकार का होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्योंकि अवतल उत्तल किसकी श्रेणी में आते हैं, गोलीय दर्पण की श्रेणी में ही आते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा काटा हुआ भाग था, अगर इसके हम बाहरी सिरे पर, बाहरी सिरे क्या होगा इधर, बाहरी सिरे पर बाहरी तल पर हम पालिश करते हैं ऐसे, ये जो हम ऐसे से कर रहे हैं इसका मतलब ये पालिश कर दिया, इधर पालिश कर रहे हैं तब ये हमारा दर्पण होगा अवतल। यहाँ बाहर से इसी दर्पण को हम ऐसे घुमा के इधर पालिश कर दें तो भी हमारा ये क्या होगा, अवतल ही होगा। उत्तल में क्या होगा, दर्पण हमारा ऐसे है, इसको हम इधर पालिश कर दें अंदर की तरफ, या इधर ऐसे बना के अंदर की तरफ हम पालिश कर रहे हैं तो ये हमारा दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो अगर हमारा दर्पण में बाहरी तल कलई किया गया है या अंदर तल, जब एक चीज और अगर इधर परावर्तन पालिश इधर किया गया तो हमारा परावर्तन इधर से होगा। बस तो हमेशा हम परावर्तक तल की ओर रखते हैं, इसको कहते हैं परावर्तक तल, परावर्तक तल, और इसको कहेंगे कलई किया गया तल, कलई किया गया तल। बस तो हमेशा परावर्तक तल की ओर ही रखते हैं, क्योंकि जब किरणें यहाँ से निकलेंगी तो इधर से ही परावर्तन होगा। जब तक परावर्तन होगा नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो परावर्तन तल की तरफ ही वस्तु रखते हैं, कलई की गई तरफ की तरफ वस्तु नहीं, क्योंकि इधर से परावर्तन संभव नहीं है। तो अगर हमारा कलई किया गया तल बाहर का तल है या कहेंगे परावर्तक तल अंदर की ओर है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में हमारा परावर्तक तल बाहर की ओर होता है, कलई किया गया तल अंदर की ओर, इसमें भी आपका अंदर की तरफ है और इसमें भी आपका अंदर की तरफ है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की अगर परिभाषा कहेंगे तो क्या कहेंगे कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक तल अंदर की ओर है या जिसमें परावर्तन भीतरी भाग से होता है या जिसका बाहरी तल कलई किया गया तल हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा से बात करेंगे कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें कलई किया गया तल बाहर की अंदर की ओर और परावर्तक तल बाहर की ओर होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरे तरीके से कह सकते हैं ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन बाहरी तल से होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब एक चीज यहाँ क्वेश्चन है वो जनरली पूछ लेते हैं कि हाँ ये कौन सा दर्पण है, ये बना दिया हमने कि ये दर्पण कौन सा है बताइए, तो लोग कहेंगे कि अवतल दर्पण है। लेकिन नहीं, हम तब तक इसको नहीं, ये अभी दर्पण है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पालिश किया नहीं गया, ये सिंपल कांच है। जब हम उसको पालिश करेंगे तब हम बता सकते हैं कौन सा दर्पण होगा। वो पालिश हम किधर करेंगे, जैसे हमने अगर इसी दर्पण को हमने बाहर से पालिश कर दिया तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, और यही कांच हमारा ऐसे था, इसको हमने अंदर से पालिश कर दिया तो ये हो गया उत्तल दर्पण। तो हम तब तक नहीं बताएंगे कौन सा दर्पण है जब तक उस पर पालिश नहीं किया। पालिश के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि हमारा दर्पण ऐसा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कन्फ्यूजन ना ले कि जब पालिश क्या होगा तभी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होगा। तो फिर से देख लीजिए दर्पण क्या है कि ऐसा कांच जिसके एक तरफ
पारे की कलई किया गया हो उसी को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो सिंपल, जिसका तल क्या हो, समतल हो और इसकी तरफ पारे की कलई किया गया उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, इसमें एक कांच खोखला गोला होता है जिसको काट कर एक तरफ हम पारे की कलई या लेड ऑक्साइड का पॉलिश कर देते हैं, उसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो पॉलिश क्या होता है बाहर की तरफ होता है, ये परावर्तक अंदर की ओर होता है, उसी दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो पॉलिश क्या होता है वो अंदर की ओर होता है और परावर्तन बाहर की ओर होता है, इसलिए इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब दर्पण में क्या क्या चीज होती है, दर्पण से संबंधित परिभाषा है। तो अब हम देखेंगे दर्पण में क्या क्या चीज होती है उससे संबंधित परिभाषाएं। तो अब हम यहाँ देखेंगे गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं कि दर्पण में कौन कौन सा, गोलीय दर्पण में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो यहाँ हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लिया हम एक अवतल दर्पण बना रहे हैं, जो चीजें अवतल दर्पण के लिए होगी वही चीजें उत्तल के लिए दर्पण, जहाँ डिफरेंस होगा वहाँ हम बताएंगे। तो ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया, बाहर की तरफ पानी से, इसका मतलब ये अवतल दर्पण है। सबसे पहला आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इंग्लिश में इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वक्रता केंद्र का मतलब क्या है, जैसे हमने बताया कि जो गोलीय दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है गोले से काट के बनाया जाता है, तो गोले का कोई ना कोई केंद्र होता है, तो जो उस गोले का केंद्र होगा वही इस दर्पण का भी केंद्र होगा। मान लीजिए अगर इसको हम पूरा करते हैं, इसका केंद्र कहीं यहाँ होगा, तो इसी केंद्र को क्या कहेंगे हम, वक्रता केंद्र। इसको हम सी से लिखते हैं। परिभाषा क्या बनेगी वक्रता केंद्र की, कि उस गोले का केंद्र जिससे कि दर्पण काटकर बनाया गया है, या ऐसा कहते हैं उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, यानी जिस गोले से काट के बनाया गया था ये, उसका जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का भी वक्रता केंद्र होगा। जो गोले का केंद्र इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र, क्योंकि जब ये कट गया तो ये गोला नहीं रहेगा, ये वक्र हो गया। वक्र का मतलब कोई चीज आप ऐसे कोई चीज रेखा खींच दीजिए, वो हमारा क्या हो गया, वक्र। जैसे रेखा एक वक्र है, त्रिभुज एक वक्र है, चतुर्भुज एक वक्र है, सब कुछ क्या है, वक्र। तो ये भी क्या है, एक वक्र है। तो वो अब गोले का केंद्र नहीं रहेगा, वो हो गया वक्र का केंद्र, जिसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे। तो उस गोले का केंद्र जिससे कि दर्पण काटकर बनाया गया है उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम सी से लिखते हैं। दूसरा आता है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, अब जानते हैं कि गोले में केंद्र होता है और त्रिज्या भी होती है, तो जो उसकी त्रिज्या होगी वही इसकी भी त्रिज्या होगी। तो उस गोले की त्रिज्या जिसके दर्पण एक भाग है, जहाँ पर हम केंद्र कहते थे वहीं पर क्या कर देंगे, कह देंगे हम त्रिज्या कह देंगे। उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है। तो गोला त्रिज्या आप जानते हैं कि सेंटर को अगर हम परिध से मिला दें उसी की लंबाई को क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। इसको हम किसी किताब में कैपिटल आर से और किसी किताब में स्मॉल आर से लिखा जाता है। अपने अनुसार आप कैपिटल आर से या स्मॉल आर से लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो वक्रता की हमारा सी हो गया और वक्रता त्रिज्या आ गया स्मॉल आर। तीसरा आता है आपका ध्रुव। ध्रुव क्या है, ये दर्पण है। दर्पण का जो बीचों बीच का भाग होता है, एक बीचों बीच का जो भाग होता है यहाँ पर दर्पण के परावर्तक का जो मध्य बिंदु होता है उसी को कहते हैं हम ध्रुव। इंग्लिश में पोल कहते हैं, पोल। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा अब यहाँ एक और आ जाएगी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये जो दूरी होगी ये हमारा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। चौथा है मुख्य अक्ष। जैसे अभी हमने कहा था कि दर्पण वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, लेकिन अगर इसी रेखा को हम और आगे बढ़ा दें, आगे और पीछे बढ़ा दें, अब रेखा कहेंगे, अब दूरी नहीं कहेंगे। दूरी कह देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमित हो जाएगा, लेकिन जब रेखा कहेंगे तो यहाँ पर पूरा आगे पीछे बढ़ता जाएगा। तो ऐसा कहेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम दर्पण का
मुख्य अक्ष कहते हैं। ये सी और पी को जो मिलाने वाली रेखा है उसी को क्या कहेंगे हम, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मिलाने वाली रेखा कहेंगे, दूरी नहीं कहेंगे, वो दूरी यहीं पर सीमित हो जाएगी तो हमारा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो मिलाने वाली रेखा कहेंगे। नेक्स्ट आपका मुख्य फोकस, इसको समझना जरूरी है। मुख्य फोकस क्या है? मान लिया कि इस दर्पण के सामने हमारा कोई वस्तु रखा हुआ, वहां से किरणें निकलती हैं। तो किरणें जानते हो, बताया था हमने कि वस्तु से एक किरण नहीं निकलती, असंख्य किरणें निकलती हैं, चारों दिशाओं में निकलती हैं। तो कोई ना कोई किरण ऐसी होगी जो इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई ना कोई किरण जरूर आएगी। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, यहाँ परावर्तक तल से टकराएगी, टकराने के बाद ये वापस होगी दूसरी दिशा में, इधर की होगी। तो टकराते समय ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगी, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसी को कहते हैं मुख्य फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। परिभाषा क्या बनेगी कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि अवतल दर्पण में काट रहा है, उत्तल दर्पण बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा ये काटती हुई वहां तक किरण पहुंचेगा नहीं, बल्कि वहां से आती हुई प्रतीत होगा। भी बना के दिखा रहे हैं। तो मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं या जिस बिंदु से होके जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण में कैसा होगा? उत्तल दर्पण हम कुछ ऐसे बनाएंगे। ये किरण आगे हमारा मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है। अब ये परावर्तक तल है, चूंकि ये यहीं से लौट जाएगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि परावर्तन है, दर्पण हमारा अपारदर्शी होता है तो यहाँ से लौट जाएगा, यहाँ से दूसरी दिशा में लौट जाएगा। अगर इस किरण को हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाते जाएं, जाएगा नहीं, लेकिन लगेगा कि ये जो किरण जा रही है, ये किरण जो जा रही है यहीं से ऐसे धीरे निकल के जा रही है, तो इस बिंदु को हम उसका मुख्य फोकस कहेंगे। जबकि किरण हमारा यहाँ नहीं है, किरण यहीं से वापस हो गई, लेकिन ये किरण जब इधर से हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि इसी बिंदु से ऐसे निकल रही है। तो ऐसे ही किरण आती हुई प्रतीत होती है कि किरण यहाँ तक नहीं है, लेकिन लगता है कि यहीं से किरण निकल रही है। तो इस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ वास्तव में मिल रहा है, जबकि यहाँ प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस हमारा वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। और जबकि अवतल दर्पण का फोकस परावर्तक तल की ओर होता है और उत्तल दर्पण का फोकस परावर्तक तल के दूसरी ओर, यानी कि कले की एक तरफ की होता है। ऐसा कह सकते हैं अवतल दर्पण का फोकस बाएं साइड में होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दाएं साइड में होता है। तो दायां बायां कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर हम दर्पण पलट देंगे तो हमारा दायां बायां भी पलट जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा इसका फोकस परावर्तक तल की ओर और इसका फोकस कले के तल की ओर होता है। तो फिर से अगर इसकी परिभाषा समझे कि मुख्य फोकस क्या है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम यफ से लिखते हैं। अवतल दर्पण का फोकस परावर्तक तल की ओर और उत्तल दर्पण का फोकस कले के तल की ओर होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, क्योंकि यहाँ से होके जाती है, और जबकि उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है, क्योंकि यहाँ से किरण आती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? सिंपल, यहाँ से जो ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी को हम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। ऐसे यहाँ पर भी हमारा ये पी हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी हो गई वो हमारी हो गई फोकस दूरी। तो फोकस दूरी इसका क्या है? दाहिनी साइड में है, इसका बाएं साइड, इसका बाएं साइड में, इसका दाएं साइड में। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी को हम दर्पण की मुख्य फोकस दूरी या सिंपल फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। नेक्स्ट आपका फोकस तल क्या है? फोकस तल तो ऐसा तल जो मुख्य फोकस से होके जाए। जैसे मान लिया हमने तल ले लिया, तल ऐसे होता है,
तल में कई बहुत सारी रेखाएं होती हैं, हमने यहाँ पर रेखा खींचा है, जबकि ये ऐसे मतलब पूरा होगा। कहेंगे वह तल जो मुख्य फोकस से जाता हो और मुख्य अक्ष के लंबवत हो। यहाँ जो डिग्री बनना है, कोण बनना हो, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। ऐसे नहीं होना चाहिए, ना ऐसे होना चाहिए, सीधा ऐसे होना चाहिए। तो वहाँ तल जो मुख्य फोकस से होके जाता है और मुख्य अक्ष के लंबवत हो, उसी तल को हम फोकस तल कहते हैं। और तल दर्पण में यहाँ हो गया और उत्तल दर्पण में यहाँ हो गया। नेक्स्ट आपका दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक है, यहाँ से लेकर जो हमारी किरणें हैं इस दर्पण पर जहाँ से जहाँ तक लेकर परावर्तित हो सकती है, प्रवेश कर सकती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी इसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि दर्पण के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। व्यास जानते हो, सबसे बड़ी जो त्रिज्या होती है उसी को क्या कहते हैं, व्यास। तो इसमें अगर हम कोई लाइन खींचे, कोई जीवा खींचें, तो दर्पण के परावर्तक तल की जो व्यास होता है उसी को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये 8 परिभाषाएं गोलीय दर्पण से संबंधित हैं। फिर से सुन लीजिए इसको। वक्रता केंद्र क्या है, उस गोले की त्रिज्या, तो उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण काट कर बनाया गया उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम सी से लिखते हैं। दूसरा वक्रता त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिससे कि दर्पण काट कर बनाया गया है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल आर या स्मॉल आर से लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी इसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट आपका ध्रुव है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आपका मुख्य अक्ष। तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट मुख्य फोकस। दर्पण के, इसको अच्छे समझिएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होके जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। अवतल दर्पण का फोकस परावर्तक तल की ओर, उत्तल दर्पण का फोकस तले किए गए तल की ओर होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है क्योंकि यहाँ से किरण वास्तव में होके जाती है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है क्योंकि यहाँ से किरणें आती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही है। नेक्स्ट आपका फोकस तल। तो दर्पण का वह तल जो फोकस से होके जाता है मुख्य अक्ष के लंबवत, फोकस से होके जा रहा है मुख्य अक्ष के लंबवत, उसी तल को हम फोकस तल कहते हैं। लास्ट है आपका दर्पण का द्वारक। तो दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है उसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। जहाँ से इतने में आपका प्रवेश इस दर्पण पर आपतित हो सकता है, इसके बाहर चला जाएगा। तो जितने पर आपका प्रकाश इस पर आपतित हो सकता है उसी दूरी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। भाषा की बात करें तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये तो रहा गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। अब दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, यहाँ हम इसके बाद फिर दर्पण से संबंधित, दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है वो सीखेंगे। उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं और दर्पण से संबंधित कुछ फार्मूले दिए गए हैं। तो उन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका क्वेश्चन, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।